सेठ जी, बस इस बार माफ कर दो। माफी? अब तेरी जमीन भी मेरी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धनवाड़ी में सूरज उगता तो था, लेकिन किसानों के घरों में उजाला नहीं आता था। खेत हरे थे, लेकिन किसानों की जिंदगी सूखी पड़ी थी। हर दिन डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे और ऊपर से बारिश का भरोसा नहीं। जिसकी दुकान पर गरीब किसान झुककर आते थे और कर्ज लेकर टूट कर जाते थे। यही कहानी है किसान रामू, उसकी पत्नी गौरी, बेटी छोटू और गांव के सबसे खतरनाक साहूकार लालाचंद की। रामू खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसके पैरों में टूटी चप्पल, चेहरे पर थकान और आंखों में हजारों चिंताएं। वो नीचे झुककर सूखी मिट्टी उठाता है। मिट्टी हाथ से ऐसे गिरती है जैसे उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही हो। रामू आसमान की तरफ देखता है, आंखों में दर्द, आवाज में बेबसी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? कभी बारिश समय पर नहीं आती, तो कभी इतनी आती है कि पूरी फसल बहा ले जाती है। डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, खाद महंगी, बीज महंगे, दवाई महंगी, लेकिन हमारी फसल आज भी मिट्टी के भाव बिकती है। दिन रात मेहनत करके भी घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बचती, लेकिन हमारी फसल आज भी मिट्टी के भाव बिकती है। पीछे से गौरी आती है, उसके हाथ में खाली आटे का डिब्बा, चेहरे पर चिंता, लेकिन फिर भी पति के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश। सुनो जी। रामू धीरे से पीछे मुड़ता है। घर में आटा खत्म हो गया, कल से चूल्हा भी नहीं जला। रामू नजरें झुका लेता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गौरी धीरे से बोलती है, और छोटू की स्कूल फीस भी बाकी है। रामू का चेहरा टूट जाता है। आज मास्टर जी फिर आए थे, कह रहे थे फीस नहीं भरी तो छोटू को स्कूल आने मत भेजना। मैं क्या करूं गौरी, कहां से लाऊं पैसे? फसल बेचकर भी कुछ नहीं बचता, सारा पैसा तो कर्ज और महंगाई खा जाती है। तभी छोटू दौड़ता हुआ आता है। उसके स्कूल बैग की चेन टूटी हुई, कपड़े पुराने। बाबा, बाबा, आज स्कूल में सब बच्चे नई किताब लाए हैं। मासूमियत से। मेरी किताबें कब आएंगी? रामू और गौरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की आंखें भर जाती हैं। रामू छोटू के सिर पर हाथ रखता है। जल्दी ला दूंगा बेटा। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वो खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। जिस किसान के हाथों से पूरा देश खाना खाता है, आज उसी किसान के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। महंगाई सिर्फ बाजार में नहीं बढ़ रही थी, वो किसानों के सपनों को भी महंगा बना रही थी। और मजबूरी धीरे धीरे रामू को उस रास्ते की तरफ ढकेल रही थी जहां गांव का सबसे खतरनाक आदमी उसका इंतजार कर रहा था, लालाचंद साहूकार। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू अपनी प्याज की फसल लेकर मंडी पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छे दाम मिलेंगे। उसे विश्वास था कि शायद इस बार घर का राशन भर जाएगा, छोटू की फीस भर जाएगी और गौरी के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था।
रामू ट्रैक्टर से उतरता है। उसकी आंखों में उम्मीद है। वो अपनी प्याज की बोरियां तौल केंद्र के पास ले जाता है। भाई साहब, आज प्याज का भाव क्या चल रहा है? व्यापारी अपने मोबाइल से नजर उठाता है। 5 रुपए किलो? क्या सिर्फ 5 रुपए किलो? हाँ, लेना है तो दे, वरना वापस ले जा। लेकिन 1 किलो प्याज उगाने में ही 10 रुपए से ज्यादा खर्च आया है। वो तुम्हारी समस्या है, मंडी का रेट यही है। आसपास खड़े दूसरे किसान भी सुन रहे हैं। एक बूढ़ा किसान आगे आता है। बेटा, पिछले साल टमाटर फेंकने पड़े थे। इस साल प्याज मिट्टी के भाव बिक रही है। दूसरा किसान गुस्से में बोलता है। डीजल 100 रुपए लीटर, खाद हजारों की, दवाई हजारों की, मजदूरी अलग, लेकिन जब बेचने जाओ तो कोई हमारी मेहनत नहीं देखता। रामू अपनी प्याज की बोरी खोलता है। अंदर चमकदार बड़ी बड़ी प्याज थीं, जिन्हें उगाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। इन प्याजों में सिर्फ पानी नहीं, मेरा पसीना मिला है, मेरे परिवार की उम्मीदें मिली हैं। लेकिन यहां इनकी कीमत मिट्टी से भी कम लगाई जा रही है। भीड़ में खड़े किसान सिर झुका लेते हैं। एक तरफ शहरों में यही प्याज 40-50 रुपए किलो बिकती थी और दूसरी तरफ उसे उगाने वाला किसान 5 रुपए किलो के लिए तरस रहा था। बीच में कोई था जो सबसे ज्यादा कमाई कर रहा था, लेकिन वो किसान नहीं था। रामू पैसे हाथ में लेकर हिसाब लगाने लगता है। बीज का खर्च, खाद का खर्च, डीजल, मजदूरी, सब जोड़ने के बाद उसके हाथ में लगभग कुछ भी नहीं बचता। इतने महीनों की मेहनत, बस इतने पैसों की। उसी समय उसका फोन बजता है। स्कूल से कॉल था। रामू जी, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो छोटू का नाम स्कूल से हटाना पड़ेगा। मास्टर जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। रामू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी नजर जेब में रखे उन थोड़े से पैसों पर जाती है जो घर का राशन भी नहीं चला सकते थे। उस दिन रामू को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ किस्मत की, और मजबूरी अब उसे उस दरवाजे तक ले जाने वाली थी जहां से ज्यादातर किसान लौटते नहीं। वो दरवाजा था लाला चंद साहूकार का। इस गांव में बारिश आए या ना आए, लेकिन मेरे घर में पैसों की बारिश कभी नहीं रुकती। जहां किसान अपनी फसल का इंतजार करते थे, वहीं लाला चंद किसानों की मजबूरी का। उसी शाम रामू घर के बाहर बैठा था, हाथ में मंडी से मिले पैसे, चेहरे पर चिंता। गौरी उसके पास आती है। कुछ हुआ? मंडी में अच्छे दाम मिले क्या? रामू चुप रहता है। कितना भाव मिला? 5 रुपए किलो। कर्ज भी नहीं उतर पाएगा। उसी समय बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। गांव के बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाते हैं। अरे, लाला चंद साहूकार आया है। लाला चंद धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। उसके जूतों की आवाज पूरे माहौल को डरावना बना देती है।
रामू भाई, सुना है इस बार फसल अच्छी हुई थी। हुई तो थी, लेकिन भाव नहीं मिला। यही तो जिंदगी है। किसान बोता कुछ है और काटता कुछ और है। आप यहां क्यों आए हैं? तुम्हारी मदद करने के लिए। रामू और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। सुना है घर में पैसों की जरूरत है, स्कूल फीस भी भरनी है और राशन भी खत्म है। हमें किसी की दया नहीं चाहिए। दया नहीं बहन, व्यापार। ये लो 2 लाख रुपए। रामू नोटों को देखकर चौंक जाता है। लेकिन ब्याज कितना होगा? लालाचंद मुस्कुराता है। बस महीने का 10%। 10%? इतना ज्यादा? गरीब आदमी के लिए पैसा हमेशा महंगा होता है। और हां, अगर पैसे समय पर वापस नहीं आए तो खेत के कागज मेरे पास रहेंगे। नहीं, ये खेत हमारे बाप दादाओं की निशानी है। आज है, कल मेरे भी हो सकते हैं। रामू के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ भूखा परिवार, दूसरी तरफ साहूकार का जाल। और मजबूरी इंसान से वो फैसले करवा देती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। कांपते हाथों से रामू कागजों पर अंगूठा लगा देता है। बहुत समझदारी का फैसला लिया है रामू। लालाचंद गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला भी हमारे साथ नहीं और ये सरकार भी। तो हम क्या ही कर सकते हैं? रामू ने उस दिन पैसे तो ले लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ कर्ज नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को घर बुला लिया था। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन गरीब किसान के दुख जरूर बढ़ा देता है। रामू ने सोचा था कि कर्ज लेकर कुछ समय संभल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कर्ज नहीं, एक ऐसे दलदल में कदम रख रहा है जहां जितना बाहर निकलने की कोशिश करो उतना ही अंदर धंसते जाते हो। इस बार फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा। भगवान करे इस बार हमारी मेहनत रंग आए। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थी। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। गांव वाले आसमान की ओर देखने लगते हैं। लगता है जोरदार बारिश आने वाली है। बस फसल बच जाए। जिस बारिश का इंतजार किसान महीनों करता है, कभी-कभी वही बारिश उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। रामू खेत की ओर भागता है। नहीं, हे भगवान नहीं। रामू अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी एक नहीं चलती। रामू घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। सब खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, सारे सपने, सब खत्म। एक किसान के लिए फसल सिर्फ अनाज नहीं होती, वो उसके बच्चों की पढ़ाई होती है, घर का राशन होता है, माँ बाप की दवा होती है और उसके सपनों की आखिरी उम्मीद होती है। उसी रात छोटू एक पुरानी किताब लेकर बैठा है। बाबा, क्या मैं अगले साल भी स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं? लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। मेरे दोस्त कहते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते वो पढ़ नहीं सकता। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। गौरी धीरे से रामू के पास आती है। सच बताओ, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ तो कर लूंगा।
कर्ज कैसे चुकाएंगे? कुछ बोलो। अब शायद खेत भी नहीं बचेंगे। उस रात रामू ने खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई और पहली बार उसे अपने भविष्य से डर लगने लगा। अगली सुबह घर के बाहर गाड़ी रुकती है। गांव के बच्चे फिर चिल्लाते हैं। लाला चंद साहूकार आया है। रामू, समय पूरा हो गया। मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। 2 लाख का कर्ज और ब्याज मिलाकर अब 3,20,000 हो चुके हैं। रामू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना? कागज पर तुम्हारा अंगूठा है? अगर पैसे नहीं है तो खेत के कागज दे दो। मालिक, हमारा खेत मत लेना, हम बर्बाद हो जाएंगे। व्यापार में दया नहीं होती। लालाचंद जीत रहा था और रामू हार रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो पूरी किस्मत बदल देता है। और वो मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। जिस किसान को लोग कमजोर समझते थे, आज वही किसान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने वाला था। रामू टूट चुका था, लेकिन एक बाप अपने बच्चे का भविष्य बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और वो मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। आज से ये खेत मेरे हुए और रामू अब मेरे खेतों में मजदूरी करेगा। गौरी रो रही थी। छोटू अपने पिता के पास खड़ा हुए था। बाबा, अब हमारा घर चला जाएगा क्या? नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। हाँ, मैंने कर्ज लिया था, लेकिन मेहनत करके लौटाने के लिए लिया था, अपनी जमीन गंवाने के लिए नहीं। कागज पर अंगूठा तुम्हारा है, अब कानून भी मेरा है। उसी समय भीड़ में से गांव का बूढ़ा किसान आगे आता है। कानून गरीब का भी होता है लालाचंद। धीरे धीरे बाकी किसान भी आगे आने लगते हैं। तूने सिर्फ रामू को नहीं लूटा, हम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया है। लालाचंद पहली बार घबराने लगता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पुलिस की जीप गांव में आती है। जिस दिन गरीब एकजुट हो जाए, उस दिन सबसे बड़ा साहूकार भी छोटा पड़ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर आगे आता है। लालाचंद, गांव वालों की शिकायत पर जांच हुई है। तूने गैर कानूनी ब्याज लेकर कई किसानों की जमीन हड़पी है। ये झूठ है। सबूत हमारे पास है। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, अन्याय मुर्दाबाद। लालाचंद को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। गौरी रोते हुए रामू के पास आती है। हम बच गए। नहीं गौरी, आज सिर्फ हम नहीं, पूरा गांव बच गया। बाबा, मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा। रामू मुस्कुराता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व था। बनना बेटा, लेकिन ऐसा किसान जो कभी किसी के आगे न झुके। महंगाई ने किसानों को तोड़ा, मजबूरी ने उन्हें झुकाया और साहूकारों ने उनकी बेबसी का फायदा उठाया। लेकिन जिस दिन किसान डरना छोड़ देगा, उस दिन कोई उसकी मेहनत नहीं लूट पाएगा, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं होता,
वो इस देश की असली ताकत होता है।